नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी हमारी कंप्लीटली हो चुकी है, कल के एग्जाम के अंदर आपके आएगी प्रॉपर सेल बायोलॉजी। ठीक है भाई, तो टॉपिक आज का हमारा क्या है? जेनेटिक बोलेंगे अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के बारे में सुने अब ध्यान से। अनुवांशिकी में अनुवांशिकी कोई बताएगा मुझे है क्या? किसे कहते हैं अनुवांशिकी? जेनेटिक्स क्या चीज होती है? अर्थ निकालें। कौन सी भाषा है ये? कैसी भाषा है बेटा? ये एक प्रकार का ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक वर्ड है अनुवांशिकी। अर्थ निकालें, इसका अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ का मतलब होता है संधि विच्छेद कर देना। बोलेंगे जीन प्लस एटिक्स। जीन प्लस एटिक्स। जीन अपने आप में क्या चीज है बेटा? क्या बोलेंगे अपन? डीएनए के सूक्ष्म खंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये डीएनए के सूक्ष्म खंड हैं, डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट हैं। क्लियर है आपको चीजों का? इसी को बोलेंगे जीन। जीन की कुर्सी किसे कहा जाता है? क्रोमोमियर। किसको बोलेंगे? क्रोमोमियर। क्रोमोमियर कहां पाया जाएगा? गुणसूत्र में पाया जाएगा। बात समझ में आई? गुणसूत्र के ऊपर क्या पाया जाएगा? क्रोमोमियर्स पाए जाएंगे। क्रोमोमियर किन के ऊपर पाए जाते हैं? क्रोमोनीमा पर या क्रोमोनिमेटा पर? क्रोमोनिमेटा पर पाए जाते हैं। क्रोमोनीमा का मतलब क्या था और इसका मतलब क्या था? और इनके जहां जहां संपर्क स्थल आते हैं इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर कहा जाता है। शाबाश बेटा, ये क्रोमोमियर जहां पर कौन बैठा है? कौन बैठा है यहां पे? जीन बैठा है। समझ गए बात बेटा? इसीलिए गुणसूत्र को कहते हैं कि गुणसूत्र कैसे दिखाई देता है? मणिका में दिखाई देता है। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है हमारे पास में, ये आपको कुछ यूं दिखाई देगा इस तरीके से। तो परिभाषा क्या आती है? जीन क्या होते हैं? क्या बोलेंगे? अनुवांशिकता की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन है बेटा? जीन है। अनुवांशिकता की सबसे स्मॉल यूनिट जो होती है, स्मॉल यूनिट, अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई, जिसे क्या कहा जाता है बेटा? जीन कहा जाता है। कंफर्म है बेटा इस चीज के बारे में? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? शाबाश। जीन प्लस एटिक्स, अनुवांशिकता की सबसे सूक्ष्म इकाई जीन है। और जीन बने हुए हैं डीएनए के, और डीएनए के खंड के अंदर क्या पाई जा रही है बेटा? हमारी अनुवांशिक सूचनाएं पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है बेटा? अनुवांशिक सूचनाएं पाई जा रही है, जेनेटिकली इंफॉर्मेशन पाई जा रही है इसके अंदर। कंफर्म हुआ? समझ में आया सभी बच्चे को? हम बोलेंगे जेनेटिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जीन प्लस एटिक्स। जीन का मतलब है डीएनए के सूक्ष्म खंड, जिन पर क्या पाई जाती हैं? अनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं। कंफर्म हुआ? अब हम इसका एनसीईआरटी के मुताबिक इसका अर्थ ढूंढेंगे कि इसका अर्थ एनसीईआरटी के मुताबिक क्या है। इसको कहा जाता है टू ग्रो इन टू। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टू ग्रो इन टू। टू ग्रो इन टू। अनुवांशिकी का मतलब क्या है बेटा? क्या मतलब है अनुवांशिकी का? टू ग्रो इन टू मतलब आगे से आगे, पीढ़ी दर बढ़ते जाना। और हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का कौन सा ऐसा एक कैरेक्टर है जो एक पीढ़ी से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में जाएगा? अनुवांशिकी के मुताबिक जीन जाएंगे, डीएनए की सूचनाएं जाएंगी। कंफर्म हुआ? समझ में आया? ये इसका हो गया एनसीईआरटी के मुताबिक, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया बेटा। ये किसी बच्चे को कोई परेशानी इस भाषा के अंदर, इस लिखी हुई टर्म के अंदर सारी चीजें पता लगेंगी। जेनेटिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है, हिंदी में कहा जाता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का अर्थ होता है जीन प्लस एटिक्स। जीन का मतलब डीएनए के सूक्ष्म खंड, जिसके ऊपर समस्त अनुवांशिक सूचनाएं क्या है? उपस्थित हैं। और ये जो जीन है एक पीढ़ी से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में लगातार प्रवाहित होते हैं। इसे कहा जाता है टू ग्रो इन टू। कंफर्म हुआ बेटा? ये इसका अर्थ आया हुआ है, लेकिन आज तक इस भाषा के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया। कभी क्वेश्चन नहीं आया इसके ऊपर। क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, इस तरीके से आएगा।
अनुवांशिकता की सबसे सूक्ष्म इकाई जीन कहलाती, क्या कहलाती है? और जीन पाए कहां जाते हैं, कहां पाए जाएंगे, कहां पाए जाएंगे? गुणसूत्र पे पाए जाएंगे। जीन का भाग किसका भाग है? जीन डीएनए का। अब जो गुणसूत्र है वो कहां पाया जा रहा है? कि सर जेब में। अरे कोशिका में पाए जाएंगे ना। याद करो वो लाइन जब मैंने कहा था कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है, सूक्ष्म इकाई है। कोशिका अनुवांशिक पदार्थ को ग्रहण करके रखने वाली सूक्ष्म इकाई है। कंफर्म हो गया? हो गया? ये सिद्ध हो रहा है हमारा यहाँ पे भी, वास्तव में ऐसा होता है जैसे हमें सर ने पहले बताया था। कंफर्म बेटा? अभी चलता है इसकी डिस्कवरी के बारे में, इसके परिचय के बारे में चलते हैं। अब इसका परिचय कैसा होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं बेटा। इसकी डिस्कवरी के बारे में देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी। सबसे पहले अपने बोलेंगे कि इसके खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता अनुवांशिकी के बारे में जो विवेचना थी वो सर्वप्रथम किसने दिया था? अपन क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेगोर जोहानसन मेंडल। ग्रेगोर जोहानसन मेंडल। ये लो बेटा जी, अनुवांशिकी के सर्वाधिक प्रयोग इस बंदे ने किए थे। अनुवांशिकी के बारे में जो सर्वप्रथम विवेचना थी वो किस बंदे ने दिया था? इसने दिया था। अब ये बात आती है, जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का जो शब्द है, शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? अनुवांशिकी शब्द जो है, जेनेटिक्स शब्द है, ये किसने दिया था? तो अपन क्या बोलेंगे? F.W. बेट्सन। याद रहेगा बेटा? नहीं भूलोगे? अनुवांशिकी के पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? कौन है? ग्रेगोर जॉनसन मेंडल। सर्वप्रथम अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन किस बंदे ने किया था? किसने किया था? F.W. बेट्सन ने। जेनेटिक्स के आधुनिक पिता कौन है? आधुनिक पिता, मॉडर्न फादर, मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बेटा? किसको बोलेंगे अपन? F.W. बेट्सन। इसी को इसका मॉडर्न फादर कहा जाता है, आधुनिक पिता कहा जाता है अनुवांशिकी का। कंफर्म हुआ? ये कोई दिक्कत है? क्या करवाया हुआ है? अरे भैया रुक जाओ, वापस आ जाओ। आपकी एग्रीकल्चर के अंदर वो एडवांस शब्द नहीं है। मेरे पास में सूचना मिलेगी गूगल की। बात समझ आई? जहां से पैदा हुई सब बताऊंगा, फिक्र मत करो आप। देखते जाओ ध्यान पूर्वक मैं क्या बोल रहा हूं। शब्दों को सुने ध्यान से, यही आपकी त्रुटि आएगी। कन्फर्म कर लेना, चेक कर लेना। यार मैंने बोल दिया आपको। जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन F.W. बेट्सन ने। जेनेटिक्स के पुराने पिता कौन थे जिन्होंने पहले खोज की थी? ग्रेगोर जॉनसन मेंडल ने की थी। आधुनिक पिता कौन है? F.W. बेट्सन। अब हम पता क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे अनुवांशिकी के प्रयोगात्मक पिता कौन है? एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोला मैंने? एक्सपेरिमेंट फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या नाम आएगा बेटा? लो फिर लिखो, T.H. मॉर्गन। अनुवांशिकी के प्रयोगात्मक पिता किसे कहा जाता है? T.H. मॉर्गन को। क्यों? क्योंकि इन्होंने टोटल कितने एक्सपेरिमेंट किए थे बेटा? कितने एक्सपेरिमेंट किए थे? कितने एक्सपेरिमेंट किए थे? इसलिए तुम्हारी एग्रीकल्चर मानती है। एग्रीकल्चर कोई बेस की ब्रांच नहीं है। बात समझ में आई? एग्रीकल्चर जो है वो शाखा है किसकी? वो बायोलॉजी की शाखा है, वो जीव विज्ञान की शाखा है। क्वेश्चन बता दिए कि जीव विज्ञान किसकी शाखा है? जीव विज्ञान का बेस होता है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी। क्या बोलेंगे बेटा? सूक्ष्म जैविकी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोकेमिस्ट्री। ये सारे के सारे क्या है? ये बेस चलते हैं, इनके ऊपर स्टार्ट होता है। प्लांट कभी पृथ्वी से अकेला प्लांट पैदा नहीं हो गया। प्लांट को बनाने के अंदर कौन आता है? लाइकेन। और कौन आता है बेटा? बताओ मुझे, बताओ मेरे को। या तो कवकें आएंगी या शैवाल आएंगे। कवक और शैवाल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। और लाइकेन के बाद में क्या बनता है? ब्रायोफाइटा। समझ आ रही है बात? पौधा कभी पौधा नहीं था। पौधे से पहले क्या था? पौधे से पहले कवक और शैवाल दोनों ने मिलकर बनाया था।
और कवक और शैवाल क्या है? सूक्ष्म जीव है, माइक्रोबायोलॉजी है। अब बता, एग्रीकल्चर पहले आई कि माइक्रोबायोलॉजी पहले आई? अब टीएच मॉर्गन तुम्हारा एग्रीकल्चर वाला पिता है या एक्सपेरिमेंटल फादर है? ये है सही आंसर आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटल फादर है। कितने प्रयोग किए इस बंदे ने, कितने झड़ी लगा दी इस बंदे ने? टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन का जहाज किसे कहा जाता है? ड्रोसोफिला फल मक्खी। किसको कहा जाता है? ड्रोसोफिला फल मक्खी को जहाज कहा जाता है, क्योंकि इस बंदे ने ड्रोसोफिला फल मक्खी की ऐसी की तैसी कर दी। जैसे कुम्हार पुराने समय के अंदर अपना व्यापार जो था वो गधे के ऊपर किया करते थे, तो गधा बड़ा पीड़ित हो गया था। एक हास्य की बात है, इसको अन्यथा किसी भाषा में वो अलग से ना ले। तो उसी प्रकार टीएच मॉर्गन का गधा कौन था? ड्रोसोफिला फल मक्खी। लगा लो आंसर, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई। चलो जी, फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला फल मक्खी। इसके ऊपर इस बंदे ने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो नाम लिखे फिर अपने उन एक्सपेरिमेंट का, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे? आजो मित्रों, लो भाई, अब इसके 5 एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं। सबसे पहला सिद्धांत बोलेंगे जीन थ्योरी, जीन सिद्धांत। दूसरा बोलेंगे क्रिस क्रॉस सिद्धांत, क्रिस क्रॉस वंशागति, क्रिस क्रॉस प्रकार की वंशागति। नंबर 3 के ऊपर बताओ, अभी पढ़ के गए हो, अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम प्रोफेज प्रथम की कौन सी प्रावस्था में जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन। बेटा तुम पढ़ते नहीं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन। पैकिटीन में होता है। तो क्या होता है बेटा? बोलेंगे जीन विनिमय, जीन विनिमय, या मैं कह सकता हूं बेटा, क्या मैं कह सकता हूं क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया, क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया। बेटा बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से? पहले सिद्धांत का नाम जीन थ्योरी, जीन सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत का नाम क्रिस क्रॉस प्रकार की वंशागति। तीसरे सिद्धांत का नाम जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। अब पता लग गया कि पैकिटीन प्रावस्था में संपन्न होने वाली जीन विनिमय अथवा क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया का जनक कौन है? किसके ऊपर किया था इसने? लग गया पता? आज के पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्यारा प्यारा। उस दिन बताना भूल गया था ना मैं आपको, मैंने नहीं लिखवाया था, याद है? जिस स्थान के ऊपर जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है क्रोमोसोम पे, वो स्थल क्या कहलाते हैं? काइज़मेटा के ऊपर काइज़मेटा की संख्या कब बढ़ती है? गुणसूत्रों की लंबाई बढ़ने पर या गुणसूत्रों की लंबाई कम होने पर? लंबाई बढ़ने पर। जीनों के बीच की दूरी बढ़ने पर या जीनों के बीच की दूरी कम होने पर? दूरी बढ़ने पर। यदि दूरी बढ़ेगी तो काइज़मेटा के स्थल बढ़ेंगे, यदि दूरी कम होगी काइज़मेटा के स्थल कम हो जाएंगे। याद रखना, जीनों के मध्य की दूरी बढ़ने पर जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है, सहलगनता कम हो जाती है। भाई जी पता लग गया? क्लियर हो गया? आ गई सहलगनता। लो भाई, सहलगनता के खोजकर्ता भी मित्रों यही है, सहलगनता। इसको बोलते हैं लिंकेज सहलगनता सिद्धांत। हेलो मित्रों, सहलगनता सिद्धांत। कितने सिद्धांत हो गए बेटा अपने पास में? 4। 5वां पढ़ाऊं और सुन लो, चाहे एग्रीकल्चर पढ़ लेना चाहे बायोलॉजी पढ़ लेना। 5वें के बाद में टीएच मॉर्गन का छठा सिद्धांत नहीं मिलेगा आपको, ठीक है महाराज? अब चाहे आप अनुवांशिकी पढ़ रहे हो, अब चाहे आप अनुवांशिकी अभियांत्रिकी पढ़ रहे हो, अब चाहे आप जैव प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हो, आएगा तो यही, इसी के ऊपर चढ़ के आएगा। 5 झंडे फहराए होंगे। पहले का नाम जीन थ्योरी, दूसरे का नाम क्रिस क्रॉस, तीसरे का नाम जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, चौथे का नाम सहलगनता सिद्धांत, और 5वां क्या लिखूं? 5वां बताओ मेरे को, क्या लिखना चाहिए मेरे को? 5वां, शाबाश, दिमाग दौड़ाओ। 1 जीन सिद्धांत, 2 क्रिस क्रॉस सिद्धांत, 3 जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया,
चौथे नंबर पे सहलगनता और पांचवें नंबर पे आता है अनुवांशिक मानचित्रण। ये लो, अनुवांशिक मानचित्रण। अनुवांशिक मानचित्रण, अनुवांशिक मानचित्रण को इंग्लिश में कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, लिख लेना, इसको कहा जाता है जेनेटिक मैप या मैपिंग। जेनेटिक मैप या मैपिंग के नाम से जानते हैं। एक बात और ध्यान देना, एक बात और ध्यान देना, इसके निर्माण के दौरान टीएच मॉर्गन अकेला नहीं आया था, इसका शिष्य इसके साथ में था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था एल्फ्रेड स्टीवेंस। क्या नाम था बेटा? एल्फ्रेड स्टीवेंस। एल्फ्रेड स्टीवेंस। तो एक बात ध्यान रख लेना, बाई चांस क्वेश्चन में आ जाए अनुवांशिक मानचित्रण के पिता हैं, तो उसका आंसर, सही आंसर क्या है? टीएच मॉर्गन तथा एल्फ्रेड स्टीवेंस। यदि टीएच मॉर्गन का नाम उसमें ना दिया हो, अकेला एल्फ्रेड स्टीवेंस लिखा हो, तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। कंफर्म हुआ भाई? अब पता लग गया आपके क्वेश्चन का आंसर कि आधुनिक पिता टीएच मॉर्गन को क्यों कहते हैं। आधुनिक पिता टीएच मॉर्गन ना है, ना था, ना बन पाएगा। आधुनिक पिता कौन है? एफ.डब्ल्यू. बैटसन। टीएच मॉर्गन को जब भी जानोगे, किस नाम से जानोगे? प्रयोगात्मक पिता, एक्सपेरिमेंटल फादर के नाम से जानोगे। ये लो जी, क्या बोलोगे इसको? एक्सपेरिमेंटल फादर। और बेसिकली इस बंदे के सर्वाधिक जो प्रयोग थे वो किसके ऊपर किए गए थे? ड्रोसोफिला, फल मक्खी के ऊपर किए गए थे। एनी डाउट? समस्त क्वेश्चन क्लियर हुए, समझ में आ गए? इनकी भाषा भी समझ में आ जाएगी। क्रिस क्रॉस प्रकार की वंशागति का दूसरा नाम जब पेपर में क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है, इसको बोलेंगे एक्स वंशागति। क्या आएगा बेटा? एक्स वंशागति। समझ आ गया? अभी मैं आज के पेपर में एक क्वेश्चन डालने वाला था, फिर मैंने कहा इनका दिमाग हिल जाएगा, ना ही डालूं तो अच्छी बात है। बताऊं कैसा? थोड़ा बता देता हूं आपको मैं। ये सभी ने उतार दिया, ये क्लास रिकॉर्डेड है, घर जाके पुनः आप अपनी त्रुटि को सुधार सकते हो, लिखी गई गलती को। बाकी मैंने प्रॉपर इसमें बता दिया है। अभी देखो, मैं क्वेश्चन लिखने वाला था, भी हमने क्रॉसिंग ओवर कुछ यूं ही बनाई थी ना बेटा, इस तरीके से। ध्यान से देखते रहना बेटा। अब तुम बोलोगे कि सर ने ना कुछ और स्यापा निकाल दिया बीच में से कोई ना कोई। क्लियर? समजात गुण सूत्रों में क्रॉसिंग ओवर हो रही है या नहीं हो रही? अरे बेटा क्रॉसिंग ओवर हो रही है क्या? ये लो मित्रों, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, समजात गुण सूत्रों के अंदर है। बताओ ये कौन सी प्रावस्था? दिया गया चित्र, जैसे अमिताभ बच्चन बोलता है, दिए गए जाने वाले चित्र में कौन सी फिल्म का नामांकन दर्शाया गया है? मैंने प्रश्न पूछा है, दिया गया चित्र जो है वो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रथम की कौन सी उपप्रावस्था है? लेप्टो, जाइगो, पैकेटिन, डिप्लो। बताओ। तुम बहुत कंफ्यूज होते हो यार। मैंने तुम्हें स्पष्ट नाम लिखा दिया, पैकेटिन प्रावस्था का मतलब है जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर। ऐसी कंडीशन ना जाइगोटिन में दिखेगी ना डिप्लोटिन में दिखेगी। ये कहां दिखेगी? केवल पैकेटिन प्रावस्था में। लग गया पता? लग गया? अगर मैं अब बोलूं अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रथम की किस उप प्रावस्था में एक्स वंशागति पाई जाती है? कहां से आया आंसर? पहले ये बताओ, ये आंसर कहां से? ये मैंने एक्स क्यों लिखा है यहां पे मैंने? ये आंसर कहां से आया? अरे भाई ओरियो एक्स, ऐसे समझना होता है। ऐसे प्रश्न आते हैं। बन गया एक्स? ये लो एक्स बन गया। बन गया एक्स। एक्स किनके मध्य बन रहा है? सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य। क्या बोलेंगे इसको अपने? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे बेटा इसको। ये चीजें ना आपने थोड़ा सा अपना स्व विवेक को यूज करना है। मैं ये प्रश्न देने वाला था, फिर मैंने कैंसिल किया क्योंकि उड़ जाएंगे ये बेचारे।
ठीक है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। जहां जीन विनिमय की प्रक्रिया हो रही है, क्वेश्चन आएगा जीन विनिमय की प्रक्रिया किस प्रकार के गुणसूत्रों के मध्य होती है? क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होती है कि नॉन सिस्टर के मध्य होती है? आप लिखेंगे नॉन सिस्टर के मध्य होती है। जहां जीन विनिमय, जहां क्रॉसिंग ओवर हो रही है, उस स्थल को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे काएज मेटा। क्या बोलेंगे बेटा? काएज मेटा कहेंगे। कन्फर्म हुआ? समझ में आया? काएज मेटा हमेशा किसके समान खुलते हैं? जिप खुलने के समान खुलते हैं। कौन सी अवस्था में खुलेंगे? डिप्लोडीन अवस्था में खुलेंगे। क्यों? क्योंकि पैकेटिन में तो जीन विनिमय हो रहा है। काएज मेटा का खुलना क्या कहलाता है? उपांती भवन। क्या कहलाता है? उपांती भवन। चैन खुल गई, 3 इडियट, चैन बंद हो गई। ठीक है, उपांती भवन। उपांती भवन का दूसरा नाम क्या है? टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनल पर पहुंच गया। क्या पहुंच गया? टर्मिनल के ऊपर जीन विनिमय पहुंच गया, खत्म ही हो गया। समझ आई बात? चलता हूं नेक्स्ट पेज पे। अब देखें ध्यान से, जेनेटिक्स। अब हम इसकी लिखेंगे परिभाषा, सुंदर सी परिभाषा। देखो कैसे लिखता हूं मैं तरीके से। जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स की परिभाषा क्या लिखेंगे? अनुवांशिकी। आप जीव विज्ञान की वह शाखा फलाना फलाना, उसमें ये होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं करना। नए तरीके से लिखनी है। अपने को क्या बोलना है? जीव विज्ञान की वह शाखा। ये तो सबके अंदर ही आती है, ये तो लिखनी पड़ती है। वह शाखा जिसमें वंशागति प्लस विभिन्न, सर ये इसमें विभिन्नताओं, वंशागति और, ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसके, वंशागति प्लस विभिन्नताएं या विभिन्नताओं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विभिन्नताओं का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? सम्मिलित रूप से अध्ययन, अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे अपनी अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहा जाता है। वंशागति व विभिन्नताओं का सम्मिलित रूप से किया जाने वाला अध्ययन हमेशा क्या कहलाता है? अनुवांशिकता, जेनेटिक्स कहलाता है। वंशागति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी। विभिन्नताओं को क्या बोलेंगे? बोलेंगे वेरिएशन, वेरिएशंस। तो कुल मिला के 2 शब्द मिल गए अपने के पास में, हेरिडिटी और वेरिएशन। वंशागति व विभिन्नताओं का सम्मिलित रूप से किया गया अध्ययन जेनेटिक्स या अनुवांशिकता कहलाता है। ये होगी इसकी परिभाषा। प्रश्न कैसे आएगा? वंशागति व अनुवांशिकी, वंशागति व विभिन्नताओं का सम्मिलित रूप से अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? अनुवांशिकी में, पादप जैव प्रौद्योगिकी में, जीन अनुवांशिकी में, या बोलेंगे अपने अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में। तो किसके अंदर बोलेंगे? अनुवांशिकता में किया जाता है, जेनेटिक्स में किया जाता है। ये हूबहू क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अब प्रश्न आता है कि वंशागति का मतलब क्या है और विभिन्नताओं का मतलब क्या है? वेरिएशन क्या है, विभिन्नताएं क्या है? वंशागति का मतलब क्या होता है? अपन बोलेंगे अनुवांशिक लक्षणों का। इसका बेटा अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी गमन, पीढ़ी दर पीढ़ी, नई पीढ़ी के अंदर गमन, यह है इसकी परिभाषा। अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी गमन होना क्या कहलाता है बेटा? क्या बोलेंगे? वंशागति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वंशागति। मेरे इसमें फिर आगे फिर आगे फिर आगे, इस तरीके से एक चेन बन जाती है। कन्फर्म हुआ? अब चलता हूं, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? विभिन्नताएं। क्या बोलेंगे? विभिन्नताएं हमेशा किसके बीच में होती है? एक जाति में। क्या बोलेंगे? एक ही जाति के मध्य, जाति के मध्य
उत्पन्न विभिन्नताएं, विभिन्नताएं या परिवर्तन। एक जाति के दो सदस्यों के मध्य, एक जाति के दो सदस्यों के मध्य कह दो, या कह दो सीधे ही कह दो आप, एक जाति के अंदर ये पाई जाएगी, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के होते हैं, आप कैसे किसी और प्रकार के हो, आप किसी और प्रकार के हो, हमारे कान नाक मुंह हमारी शक्ल कायिक लक्षण हमारे भिन्न हैं, हमारी अनुवांशिक संरचना भी आपसे भिन्न है, तो हो गया ना विभिन्नताएं, ये हमारे अंदर विभिन्नताएं। कन्फर्म हुआ, समझ में आया। वंशागति विभिन्नताओं का सम्मिलित रूप से किया जाने वाला अध्ययन क्या क्या कहलाता है? अनुवांशिकता, जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स में दो शाखाएं पाई जाती हैं, हेरिडिटी, वंशागति, वेरिएशन, विभिन्नताएं। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से, अब हमने वंशागति भी बता दी, अब हमने विभिन्नताएं भी बता दी। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं, आगे नेक्स्ट चलता हूं। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं बेटा? दो प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आ जाओ हेडिंग के ऊपर, दो प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक नंबर विभिन्नता जिसको कहते हैं जननिक विभिन्नताएं। क्या बोलेंगे बेटा? जननिक विभिन्नताएं। जर्मिनल वेरिएशन, ये हो गई जर्मिनल वेरिएशन। दूसरे को क्या बोलेंगे बेटा? कायिक विभिन्नताएं। कायिक विभिन्नताएं, इसको अपने बोलेंगे सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन बोल देंगे, वेजिटेटिव वेरिएशन बोल देंगे, ठीक है। ये कायिक विभिन्नताएं हैं और ये जननिक विभिन्नताएं। दोनों में किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? समझ में आ गई है? मैंने बोला वंशागति और विभिन्नताओं का सम्मिलित रूप से किया जाने वाला अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में दो शाखाएं हैं, पहली वंशागति, दूसरी विभिन्नताएं। विभिन्नताओं को दो भागों में बांटा, एक है जननिक विभिन्नताएं, दूसरी है कायिक विभिन्नताएं। क्वेश्चन क्या आएगा? चलूं अगले पेज के ऊपर? हाँ जी, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं। अभी देखो ध्यान से, ए पार्ट बोला हमने जननिक विभिन्नताएं, जर्मिनल वेरिएशंस। और बेटा बी पार्ट हमारे पास में क्या है? हमने कह दिया कायिक विभिन्नताएं। कायिक विभिन्नताएं, चलो दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया। याद रखिएगा, दोनों में से कौन सी विभिन्नताएं वंशागत होती हैं? ये लो, ये विभिन्नताएं जो होती हैं ये वंशागत होती हैं। अब वंशागत का मतलब समझ गए या नहीं समझे? इनकी वंशागति होती है, नहीं समझे क्या? या समझ गए? वंशागति का मतलब होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करती हैं। क्या बोलेंगे? पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करती हैं बेटा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होती हैं। अब जब ये स्थानांतरित होती है तो ये नहीं होती। क्या बोलेंगे? वंशागत नहीं होती। ये लो जी, ये वंशागत नहीं होती, केवल एक पीढ़ी में रह जाती है, केवल एक ही पीढ़ी में रह जाती। इसका प्रभाव जो होता है वो संकीर्ण है। इसका जो प्रभाव है वो कैसा होता है? संकीर्ण है, सीमित है। ये लो, इसका प्रभाव सीमित होता है। मेरी हिंदी में थोड़ा सा वर्ड आगे पीछे होंगे, समझ लेना, ठीक है बेटा? क्लियर हो गई? और इसका प्रभाव कैसा होगा? इसका प्रभाव असीमित है, कितना भी हो सकता है। इसका प्रभाव असीमित है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, उच्चतम स्तर के ऊपर इसका प्रभाव हो सकता है। अब जननिक विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं बेटा? जननिक विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। एक को बोलेंगे सतत विभिन्नता, एक को बोलेंगे सतत विभिन्नता।
दूसरे को बोलेंगे असतत विभिन्नता। असतत विभिन्नता, इनका मतलब समझे या नहीं समझे? सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, एक हर पीढ़ी के अंदर लगातार चलेगी ये, लगातार एक पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरीके से। लेकिन ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा भी सकती हैं और नहीं भी जा सकती। मैं अभी बताऊंगा, अभी तुम्हें एक रोचक कहानी आएगी यहां पे, शानदार। सतत विभिन्नता को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस। आज की क्लास जिस बच्चे ने मिस कर दी ना, वो जेनेटिक्स की क्लास के अंदर सारे टॉपिक्स आसानी से नहीं कर पाएगा। ये बात सुन लो ध्यान से मेरी। इसको क्या बोलूंगा मैं? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। मतलब ये लगातार नहीं चलती, ये रुक रुक कर चलती हैं, जा भी सकती हैं और नहीं भी जा सकती। ये लो जी, लगातार स्थानांतरित नहीं होती, लगातार स्थानांतरित नहीं होती हैं ये। और इनका स्थानांतरण कैसा होता है बेटा? स्थानांतरण लगातार होता है। ये लो मित्रों, स्थानांतरण लगातार होता है, ये जाएंगी ही जाएंगी। समझ आ गई बात या नहीं आई? क्लियर हो गई? मतलब इनके अंदर एक तरीके से देखा जाए तो केंद्रक द्रव्य वंशागति जाती है बेटा। कैसी जाती है बेटा? ये केंद्रक द्रव्य वंशागति एक प्रकार की है। केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या पाया जा रहा है? अनुवांशिक पदार्थ पाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो एक प्रकार से जननिक विभिन्नताएं जो है, ये सतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं, ये केंद्रक द्रव्य से संबंधित है, ये भी केंद्रक द्रव्य से संबंधित है। ये भूल मत जाना। वो अलग बात है, अगली पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, वो अलग बात है। कंफर्म? चलूं आगे बेटा मैं? कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी बच्चे को अभी तक की 4 या 5 स्लाइडों में से किसी भी प्रश्न के अंदर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब इंपॉर्टेंट लगाएं, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण। ठीक है? किस प्रकार की विभिन्नताएं, किस प्रकार की विभिन्नताओं में वंशागति नहीं पाई जाती? किस प्रकार की विभिन्नताओं में वंशागति नहीं पाई जाती? कायिक विभिन्नताएं, दैहिक विभिन्नताएं। ये अगली पीढ़ी में जा भी सकती हैं, ये अगली पीढ़ी में नहीं भी जा सकती हैं। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है इसका, ये जाए या ना जाए डजंट मैटर, बट ये जाएंगी, जा रही हैं। कंफर्म? चलो इसके ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने पहले क्या पढ़ाया आपको? मैंने सतत विभिन्नता। पहला क्वेश्चन कैसे आएगा? हमने लिखा सतत विभिन्नता, इसी के नीचे लिखना बेटा आपने सतत विभिन्नता, अपन बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। देखो क्या काम है इसका। पहले नंबर पे ये क्या होती है? ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब पीढ़ी में लगातार वंशागति, पीढ़ी में लगातार वंशागति होती है बेटा इनकी, पीढ़ी में लगातार जाएंगी। ये बात ध्यान देना, 100% जाएंगी। सतत विभिन्नताओं का परिणाम क्या है या किसका परिणाम है? ये इन विभिन्नताओं का परिणाम क्या है या ये किसका परिणाम है? तो उसके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। आप मुझे ये बताओ कि समसूत्री विभाजन जो करवाया मैंने वो किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है कि लैंगिक कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। लैंगिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन यदि किसी कोशिका में होगा तो समझ लेना कि वो आगे नई पीढ़ी को जन्म देगी। देगी या नहीं देगी? देगी ना। हमारा जन्म कैसे हुआ है? समसूत्री से हुआ है? नहीं, हमारा जन्म बिना अर्धसूत्री के हो ही नहीं सकता। जहां नाम आ जाए जनन और जनन में नाम आ जाए लैंगिक जनन, लैंगिक जनन बिना अर्धसूत्री विभाजन के संपन्न नहीं हो सकता। लैंगिक जनन बिना जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के बगैर हो ही नहीं सकता।
आपके अंदर अपने पिता और माता के दोनों के गुण आए हैं, तो दोनों में कौन सी वंशागति हुई थी? एक्स वंशागति हुई थी। एक्स वंशागति का मतलब क्या है? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया का पाया जाना। कंफर्म हुआ? क्या बिना जीन विनिमय, बिना क्रॉसिंग ओवर के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के कोई एक जीव दूसरे जीव को पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूं पैदा कर सकता है, उसको बोलेंगे क्लोन। क्या बोलेंगे? क्लोन। किसका परिणाम होगा? अलैंगिक जनन का। कौन सी प्रक्रिया संपन्न होंगी? समसूत्री विभाजन संपन्न होगा। बात समझ में आई? समसूत्री विभाजन का एक ही काम है, कोशिकाओं को विभाजित करना, सैकड़ों कॉपियां तय बनाना, मतलब सैकड़ों डिवीजन होना और उनको बड़े आकार में लेके आना। समझाई बात ध्यान से? ये इसके द्वारा अगर कोई अगुणित कोशिका, पहली बात तो उसमें होगा ही नहीं। अगर कोई अगुणित कोशिका में विभाजन हो रहा है तो वो अगुणित कोशिकाएं रहेंगी, क्योंकि समसूत्री का मतलब क्या है? गुणसूत्रों की संख्या समान। समझ आ गई? अगर द्विगुणित कोशिका में हो रहा है तो द्विगुणित में वो संघ की संख्या बढ़ाएगा या उनके कोशिकाओं का कार्य बताएगा कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। अर्धसूत्री विभाजन हमेशा जनन कोशिका के अंदर लैंगिक कोशिकाओं में होगा, लैंगिक जनन संपन्न करेगा। इसके द्वारा निर्मित होने वाले दो अगुणित युग्मक एक्स और वाई नर और मादा का निर्माण करते हैं। कन्फर्म हुआ? बिना अर्धसूत्री विभाजन के, बिना लैंगिक जनन के नई पीढ़ी प्राप्त नहीं की जा सकती। और जिसमें लैंगिक जनन होगा, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसमें सतत विभिन्नताएं होंगी, और सतत विभिन्नताएं होंगी तो उसमें क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा बेटा? उसमें जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होगा। ये लो लिख दो, क्रॉसिंग ओवर। तो प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न सुनो पहले ध्यान से। क्वेश्चन कैसे आएगा? सतत विभिन्नताओं का परिणाम कहलाता है जीन विनिमय। सतत विभिन्नताओं का परिणाम क्या कहलाता है? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कैसे कि जीन विनिमय अथवा क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया का परिणाम है। किसका परिणाम है? बोलेंगे सतत विभिन्नताओं का। सुन गई बात? क्लियर हुआ? क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है, लगा लो भाई। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में आता है, ठीक है। और जीन विनिमय जो होता है वो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, सुनो ध्यान से, लैंगिक जनन वाले जीवों में लगातार होता है बेटा, बिना रुके। ये लगातार होगा, ये इसकी पहचान है, ये इसकी पहचान है। समझ आई बात बेटा? लगातार होगा ये। चलता हूं बेटा मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट कौन सा है? असतत। पहले तो असतत का मतलब समझ लो। क्या ये लगातार है या मतलब डिसकंटिन्यू है? ये डिसकंटिन्यू है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। असतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं। क्या पहचान है इसकी? ये लगातार वंशागत नहीं होता। देखो इसमें क्या क्वेश्चन आ रहा है? लगातार। एक तो होता है अनुपस्थित, उसका मतलब तो होता ही नहीं। इसके लिए मैंने लिखा लगातार वंशागत नहीं होता, मतलब कभी कभी तो होता है। ये लगातार वंशागति नहीं होती, नहीं होती। बात समझ में आई? अब देखो शब्द कैसे आते हैं। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। दूसरा, मैं कभी स्कूल जाता ही नहीं। तीसरा, मैं कभी कभार स्कूल जाता हूं। बात समझ में आ गया? तो ये कौन सा कथन है? मैं कभी कभार स्कूल चला जाता हूं, कभी कभार। ऊपर वाला क्या है? नियमित जाता हूं, कंटिन्यू जाऊंगा। ये कहता है कि मैं तो कभी कभार ही जाऊंगा। इस प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है? ये किस चीज का परिणाम है? इसके द्वारा कौन सी घटना घट सकती है? सुनो ध्यान से। एक सामान्य पुरुष की शादी हुई, सामान्य महिला से हुई। उसके पूरे खानदान के अंदर सही सब बच्चे, लड़कियां, बुआ, चाची, काकी, ताई, दादी सब सामान्य थी। उनकी पहली संतान सामान्य हुई। दूसरी संतान के कानों के ऊपर बाल और पिछवाड़े, यहां पे पूंछ निकल आई। क्या निकल आई? पूंछ निकल आई।
शरीर पर घने बाल पैदा हुए। हिंदू धर्म में बोले जी हनुमान जी पैदा हो गया। उसे कौन बताए ये हनुमान जी पैदा नहीं हुए हैं, ये हमारे अंदर पूर्वजता आई है। क्या आई है? हमारे यहाँ, हमारे इस भाग के ऊपर, इसको हम पौडा टेल कहते हैं, आभासी पुच्छ भाग कहते हैं, यहां से पूंछ निकलना मानव में कोई अद्वितीय लक्षण नहीं है। ये लक्षण हमारे पूर्वज पीढ़ी में थे या नहीं थे। अब क्वेश्चन आता है कि उससे पहले वाले बच्चे में पूंछ क्यों नहीं पैदा हुई? भाई ये कोई सतत विभिन्नता थोड़ी पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? ये असतत विभिन्नता है। ये वो कोई गुण है, वो कोई अनुवांशिक जीन है जो पुरानी बीच की 15, 20, 50 पीढ़ियों में दबा हुआ था, अब प्रकट हो गया और बच्चा पैदा हो गया। तो किसी बच्चे की अनुवांशिक संरचना में अकस्मात उत्पन्न होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। तो इस प्रक्रिया का परिणाम क्या होगा? उत्परिवर्तन। लगाओ हेडिंग बेटा, उत्परिवर्तन। अंग्रेजी में कहते हैं इसे म्यूटेशन। ये लो बेटा, म्यूटेशन। अंग्रेजी में कहते हैं इसे म्यूटेशन। और उत्परिवर्तन के खोजकर्ता कौन हैं? बोलेंगे ह्यूगो डी वरीज। क्या बोलेंगे बेटा? ह्यूगो डी वरीज। कहां के थे? है से ह्यूगो, है से हॉलैंड निवासी। क्या बोलेंगे बेटा? हॉलैंड निवासी थे ये लो महाराज। यहां तक किसी बच्चे के मानसिक असंगतता है तो मुझसे पूछ सकता है। डाउट क्लियर हुआ कि सतत विभिन्नताओं में कभी भी कोई नया लक्षण प्रकट नहीं होता। जैसे हम सामान्य दिख रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसी ही होगी। लेकिन उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन की घटना कब प्रकट होती है? क्या बोलेंगे? असतत विभिन्नताओं का परिणाम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सुन लेना मेरी लैंग्वेज के अंदर, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं जेट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये 12th बायोलॉजी क्लास की बायोलॉजी बुक का 5वां लेसन चल रहा है, जेनेटिक्स। सीयूटी में इसकी भरमार रहती है। आप पेपर देखो पुराने वाले उठा के और आने वाला पेपर को देखना। इस लेसन के अंदर आपको बम्पर 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे सीयूटी पेपर के अंदर। पिछली बार 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है जी, 8 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, 6-7 क्वेश्चन इकोलॉजी से आए हुए हैं। इस तरीके से है। पेपर आपके सामने है, गूगल से आप सियाने हो उतार सकते हो, सर की बात की जांच कर सकते हो, जो सर ने कहा है वो सही है गलत है। 8 क्वेश्चन जो है जेनेटिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं। कंफर्म रहेगा बेटा अपना? तो प्रश्न हमारे को ये भी इंपॉर्टेंट पता लग गया, हमें ये भी पता लग गया उत्परिवर्तन का मतलब क्या है, उत्परिवर्तन की परिभाषा क्या रहेगी। परिभाषा भी लिख लो बेटा, आगे काम आ जाती है। परिभाषा लिखो, किसी जीव की अनुवांशिक संरचना में, किसी जीव की अनुवांशिक संरचना में अकस्मात उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, किसी जीव की अनुवांशिक संरचना में अकस्मात उत्पन्न होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन के खोजकर्ता, हाँ जी, परिभाषा सुनो बेटा, किसी जीव की अनुवांशिक संरचना में अकस्मात उत्पन्न होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन के खोजकर्ता कौन थे बेटा? ह्यूगो डी वरीज। कहां के निवासी थे? हॉलैंड की। किसके अंदर इन्होंने उत्परिवर्तन की खोज की थी? ओइनोथेरा लमेरिकियाना, या कह सकते हैं अपने इवनिंग प्रिमरोज। क्या कह सकते हैं बेटा? इवनिंग प्रिमरोज। लिख लो इसको, इवनिंग प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज नामक। ठीक है बेटा, इवनिंग प्रिमरोज। आगे इसको डिस्क्राइब करवाएंगे। पादपों में कोई नाम अलग आएगा, जंतुओं में कोई नाम अलग आएगा, तो वो मैं आगे करवा दूंगा। अगले हमारा जो चैप्टर आराम से आएगा, बढ़िया टॉपिक आएगा, तब हम इसको करेंगे। सामान्य मैं इसको आपको बता रहा हूं आपको। क्लियर हुआ बेटा? तो प्रश्न आ गया, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर किस प्रक्रिया का परिणाम है? सतत विभिन्नता। उत्परिवर्तन की स्थिति किसके कारण पैदा होती है? ये विभिन्नताएं कैसी होती हैं? लगातार वंशागत नहीं होती, जबकि सतत वाली क्या होंगी? लगातार विभिन्नताएं चलेंगी चलेंगी। कन्फर्म हुआ? समझ में आ गया? चलूं नेक्स्ट पेज के ऊपर, चलते हैं आगे।
अब देखो, अब एक क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर पीछे 19, 20 और 21 के अंदर, तीनों पेपर मुझे याद नहीं आ रहा, 2 पेपर के अंदर आया हुआ है। हमने पादप अनुवांशिकी के बारे में देख लिया, पादप अनुवांशिकी के खोजकर्ता। अब देखो ध्यान, अब मैं शब्द का मतलब समझाता हूं। मैंने बोला अनुवांशिकी के पिता जो हैं ग्रेगोर जोहानसन मेंडल है। क्लियर हुआ? ग्रेगोर जोहानसन मेंडल क्यों है अनुवांशिकी के पिता? सबसे पहले उस बंदे ने, अब इसका वास्तविक उत्तर क्या बनेगा? ग्रेगोर जोहानसन मेंडल को पादप प्लांट जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। यह भी प्रश्न बन गया, लगा पता? क्योंकि इसने तो मटर का पादप चयन किया था। इसने तो सबसे पहले 1822 से लेकर 1884 के अंदर, 1822 से लेकर 1884 तक इस बंदे ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, किसके ऊपर किए थे? मटर पादप के ऊपर किए थे। तो पादप वनस्पति, पादपों के अंदर खोजकर्ता कौन थे? कौन थे? मेंडल। और जंतुओं में खोजकर्ता कौन थे? अरे ड्रोसोफिला का बापू टीएच मॉर्गन है, लेकिन मेंडल से पहले नहीं था। ये भी सुन लेना, मेंडल से पहले नहीं था। कब था? मेंडल के बाद में। समझ आई बात? मेंडल के बाद में खोज कर। ह्यूगो डेविस कब आया? 1900 के अंदर आया था। कार्ल कॉरेंस कब आया? 1900 में आया था। इरिक वॉन शेरबर्ग कब आया था? 1900 के अंदर आया था। लेकिन सबसे पहले कौन आया था? मेंडल। तो मेंडल के बारे में मैंने आपको कंफर्म बता दिया कि ये अनुवांशिकी के पिता हैं। लेकिन किस प्रकार की अनुवांशिकी? जंतु अनुवांशिकी या पादप अनुवांशिकी? पादप अनुवांशिकी। क्यों भाई साहब प्लांट के ऊपर कर रहे हैं? टीएच मॉर्गन का नाम जंतुओं में फेमस क्यों हुआ? जंतुओं में पहला था। एक्सपेरिमेंट कितने किए थे? पहले का नाम जीन थ्योरी, दूसरा क्रिस क्रॉस वंशागति, तीसरा जीन विनिमय, चौथा सहलगनता लिंकेज थ्योरी, पांचवा अनुवांशिक मानचित्रण। याद रहेंगे? किसी वजह कोई डाउट? नहीं डाउट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। अब कोई पूछ ले, मानव अनुवांशिकी की बात करूं, पादप अनुवांशिकी की बात कर दी, जंतुओं की ऐसी तैसी कर दी ड्रोसोफिला की टीएच मॉर्गन ने, मटर की ऐसी तैसी कर दी ग्रेगोर जोहानसन मेंडल ने। बीच ठीक आ गया बेटा? समझ आ गई? अब उसके बाद में चलते हैं मानव के बारे में। अगर क्वेश्चन आए मानव के बारे में, मानव अनुवांशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले कौन से आदमी ने अपना मुंह खोला? किस बंदे ने बताया? क्या सर हमें तो आप ही बता रहे हो, आपने बताया होगा। इसका नाम था एल्फ्रेड गेरार्ड। नाम देख रहे ना पूरा, एल्फ्रेड गेरार्ड। इसने क्या किया बेटा? इसने एक मानव की शरीर के अंदर, मानव का उपापचयी रोग, मानव का उपापचयी रोग कौन सा? काला मूत्रण रोग, ब्लैक यूरिन। पूरा नाम क्या है इसका? एल कैप्टोन यूरिया। ये लो मित्रों, एल कैप्टोन यूरिया नामक रोग की खोज की थी। ये लो, क्लियर? समझ आया? मानव अनुवांशिकी, मानव जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है? एल्फ्रेड गेरार्ड को कहा जाता है। कोई डाउट है तो मुझे बताएं फटाफट। ठीक है भाई? अभी हमारा हेडिंग जो चल रहा है वो स्टार्ट करवाएंगे मेंडलवाद। क्या करवाएंगे बेटा? अपन मेंडलवाद पढ़ेंगे। पहले एक बात बताओ, अभी तक पढ़ाया हुआ टॉपिक मस्त समझ में आया? कुछ भी पूछो, कोई क्वेश्चन पूछो, जहां से मर्जी लाओ, धरती आकाश पताल जहां से मर्जी लाओ, पूछो मेरे से, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको संतुष्ट करने का। ठीक है बेटा? अभी चलता हूं मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखिए अभी अपने करते हैं मेंडलिज्म मतलब मेंडलवाद। लो बेटा सुनो ध्यान से। मेंडलवाद कहां से कहां स्टार्ट हुआ? 1822 से लेकर 1884 के अंदर तक ये रहा, मेंडलवाद रहा। इसके बाद में 84 से लेकर 16 साल तक क्या रहा बेटा? क्या रहा?
मतलब अंधकार काल रहा, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। अंधकार मतलब एक्सपेरिमेंट का। 1900 के अंदर क्या स्टार्ट हुआ, अपन बोलेंगे नव मेंडलवाद। क्या बोलेंगे बेटा, नव मेंडलवाद कह दो, चाहे कह दो मेंडल के प्रयोगों की क्या हुआ, पुनरुत्पादन हुआ। क्या बोलेंगे, मेंडल के नियमों का, प्रयोगों का दोबारा उत्पादन हुआ उसका। मेंडलवाद का पुनरुत्पादन दोबारा किया गया 1900 के अंदर, दोबारा हुआ था। पुराने वाला कौन सा था, ये था। ठीक, जन्म इसका मेंडलवाद के अंदर हम क्या बोलेंगे, मेन जनक जो था अनुवांशिकी का वो कौन था, अपन बोलेंगे भाई ग्रेगोर जोहानसन मेंडल, जी जे मेंडल। देखो अपने कहते हैं जीजा मेंडल, जीजे मेंडल, ग्रेगोर जोहानसन मेंडल। जन्म इनका जो बर्थ है, सन सुन का कोई लेन देन नहीं होता। सुना हुआ मैंने भी लगभग 22 जुलाई 1822 के अंदर क्या हुआ था बेटा, इनका बर्थ हुआ था। कहां के मूल निवासी है बेटा ये कभी लल्लू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कि बताओ भी इसका मूल निवासी कौन है। मैंने देखा हुआ झटके एक बार पेपर में आया हुआ है ये, लेकिन आजकल इसकी संभावनाएं शून्य हैं। ठीक है बेटा, निवासी कहां का है ये, ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया के मूल निवासी हैं। उम्मीद भी मत रखना अभी इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। सुन गई बात, ये आ सकता है कि मेंडल के नियमों का पुनरुत्पादन कब किया गया था, 1900 में। मेंडलवाद क्या था, 1822 से लेकर 1884 के अंदर कन्फर्म हुआ, ये इसका जन्म था। अगर अपने इसकी मृत्यु की बात करें बेटा, इसकी जो डेथ हुई थी, डेथ मेरे को डेट याद नहीं है एग्जैक्ट, मैं उस दिन गया नहीं था, मैं अपने काम में बिजी था, पर मैंने सुना है कि जनवरी 1884 के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, गुर्दे के रोग से मृत्यु हुई थी, ये एनसीईआरटी बोर्ड कह रही है बेटा। ये क्या बोल रहे हैं, ये गुर्दे की बीमारी थी, इसे गुर्दे के रोग हुआ था, और इसका एक नाम दिया गया, एनसीईआरटी पुस्तक में नाम दिया गया है, इसे कहा गया है ब्राइट डिजीज ऑफ किडनी। सच्चाई तो तुम्हें मैं बताऊंगा भी मरा कैसे था। ठीक है, बात समझ में आई ना, ये तुम्हें मैं बताऊंगा सच्चाई इसकी, क्या कैसे मरा था। अब तुझे मर्जी कह दे प्राणों मर गयो, ढिमको मर गयो, अपने कहा भाई बंदर टेंशन बहुत ही, टाबर दो आ दोनों माड़ा, घराली बिंगी भाज की, माँ बिंगी और सगा भाज की, बाप बिंगो तड़प के मर गयो। अब बताओ इतनी टेंशनों के अंदर आदमी जिंदा कैसे रहेगा। ये मजाक था, पर सुने इसके बारे में। इसके साथ में भी कई बेचारे के साथ में ट्रेजेडीज हुई थी वगैरह ना। तो ये मेंडलवाद था। अब क्वेश्चन आता है कि मेंडल, सामान्य बता देता हूं आपको, अपने आप लिख लेना यार इसको, कि मेंडल कोई चर्च था, उसके अंदर वो पादरी थी। ठीक है बेटा, ऑस्ट्रिया के अंदर ही, मतलब वहां पे इनका, वैसे इनका एक गांव है, इनका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, मैं ऐसे बोलूं आपको, मैं उचित भी नहीं है। तो उसके अंदर इनके पैदा हुए, फिर ये चर्च में गए, चर्च में इसको थोड़ा सा एक बगीचा मिला, बगीचे के अंदर इसने मटर के पौधे लगाने चालू किए। इससे पहले ये भी नहीं मालूम था कि ये मटर का पौधा है, ये भी सुन लो ध्यान से, इसको पता नहीं था। ठीक है, कोई ये मटर का पौधा है। तो अब सुनो ध्यान से, अब क्या हुआ, गुर्दे की बीमारी से ये मर गया, सारी कहानी इसकी होगी कंप्लीट। अब चलता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन से पादप का चयन किया था। अगर लिखें प्रयोगात्मक पादप चयन, प्रयोगात्मक जो पादप चयन किया था, उस पादप का क्या नाम था बेटा, क्या बोला था, अरे बोलो, मटर नहीं था, अरे बेवकूफो, उद्यान मटर था। उद्यान मटर बोलना है, यहां पर भी कंफ्यूज हो जाएगा। सपोज करो मैंने क्वेश्चन दे दिया जंगली मटर, पहाड़ी मटर, रेगिस्तानी मटर या उद्यान मटर, क्या भरोगे। हाँ, मैं डाल दो वहां पे जंगली मटर, जंगली मटर का नाम लेथाइरस ओडोरेटस, कुछ और चला जाता है। सुनेंगे बात ध्यान से, उद्यान मटर का नाम क्या होता है, पाइसम स्टाइवम। क्या बोलेंगे, उद्यान मटर का नाम होता है पाइसम स्टाइवम। ये लो जी, पाइसम स्टाइवम उद्यान मटर। कौन सी फैमिली है, बोलेंगे लेग्यूम प्लांट है। कैसा पादप है बेटा, ये
लेग्यूम प्लांट है, लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है बेटा ये, ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है। उद्यान मटर का इसने चयन कर लिया था, पादप चयन इन्होंने उद्यान मटर का किया था। फिर बात आती है कि मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए, अब मैं तुम्हें एक बीच में कहानी बता रहा हूं थोड़ी सी, मैं वो अपने क्रैश कोर्स में करवा देंगे, अभी नहीं करवाएंगे, अभी अपने करंट टू करंट चलेंगे। ये बेचारा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो एक्सपेरिमेंट में जब स्टार्टिंग हुई इसकी, तो इसके पास में कोई इसका मित्र आया। कौन आया? कार्ल कोरेंस। कौन आया? कार्ल कोरेंस। मित्र कौन होता है? जो अपने गांव का हो। तो कार्ल कोरेंस कहां का था? ऑस्ट्रिया का था। कहां का था? ऑस्ट्रिया का था। उस बंदे ने कहा कि भाई जी क्या करने लग रहे हो? क्या यार है, चार बूंदा लगाया है, देखो मेकिंग है, केज गुआड़ बढ़ाएंगे मायने। क्या ये दिखने में अच्छे नहीं है, तो ये पौधे मेरे पास पड़े, इनको ले ले, एक्सपेरिमेंट कर ले। 16 साल, सॉरी 8 साल, 8-9 साल इस बंदे ने उस पौधे के एक्सपेरिमेंट किए, और वो पौधा था हायरेशियम पादप। कौन सा था? हायरेशियम पादप। हायरेशियम पादप, उसका नाम था हायरेशियम पादप। एक्सपेरिमेंट करता रहा। 8 साल के बाद में जाके पता लगा कि इसमें तो लैंगिक जनन ही नहीं होता। अब रात में पौगो मार लियो, काल कौन घर जाके 4 गाड़ा काट गया हो, दिमाग तुम खराब हो हेडो। सुन की बात ध्यान से, क्लियर हुआ? 8 साल किसी के ऊपर आप प्रयोग कर रहे हो बेवकूफ हो, और आपको पता नहीं है कि इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं होता। और जिसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, क्या उसमें जीन विनिमय होगा? क्या उसमें क्रॉसिंग ओवर होगी? क्या उसमें सतत विभिन्नताएं आएंगी? क्या उसमें जननिक विभिन्नताएं आएंगी? क्या वो जैव विकास की दृष्टि से उत्तम पादप है? क्या उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं? क्या वो नई पीढ़ी को जन्म दे सकता है? क्या उसकी नई पीढ़ी के अनुवांशिक लक्षणों का आप गुणन कर सकते हो? नहीं कर सकते। 8 साल इसकी बर्बादी का किसके नाम चढ़ गया? कार्ल कोरेंस के नाम चढ़ गया। कार्ल कोरेंस ने 8 साल बर्बाद कर दिए। इसलिए कहता हूं, समस्त मित्र की दृष्टि से नहीं होते, वो आपका समय बर्बाद करने के लिए आते हैं। सुन की बात ध्यान से। तो इसकी जिंदगी में कौन आया? पहला झटका भाई साहब को यहां लगा झटका। फिर भाई साहब ने मटर पौधे का चयन किया, और चयन करने से पहले 8 साल की गलती को दोहराने से पहले इस बंदे ने अपने से पहले जो वैज्ञानिक काम कर रहे थे, पूर्व वैज्ञानिकों का इसने अवलोकन किया। वो वैज्ञानिक कौन से थे? जैसे कार्ल यूरेटर, क्या नाम था? कार्ल यूरेटर। और भी 2-3 वैज्ञानिक थे। उनके प्रयोगों का इसने क्या किया? पूर्व अध्ययन किया। मतलब मेंडल ने अपने मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले, अपने से पूर्व जिन वैज्ञानिकों ने कभी अनुवांशिकी के बारे में थोड़ा बहुत काम किया था, उनके प्रयोगों का पूरी तरीके से इसने अध्ययन किया। इसे पता चला कि जिस भी पादप का चयन करना है, उस पादप के अंदर अर्धसूत्री विभाजन, लैंगिक जनन होना चाहिए, तभी मेरे एक्सपेरिमेंट क्या होंगे? सफल होंगे। क्लियर हुआ? चलता हूं। अब इसने कर लिया। अब क्या हुआ कि मेंडल ने जब मटर के पौधे का जब चयन कर लिया, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट देखा इसने, तो इसने जो अपने प्रयोग थे, शॉर्ट की दिखा रहा हूं आपको, प्रयोग जो थे उसको इसने एक पत्रिका में छपवाया। किसमें छपवाया बेटा? एक पत्रिका के अंदर छपवाया। तो मेंडल के नाम से एक पत्रिका जारी हुई थी। उस पत्रिका का नाम क्या था? क्या नाम था उसका? निष्कर्ष। क्या बोलेंगे? उस पत्रिका का नाम था निष्कर्ष पत्रिका। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आपको एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर कम ही देखने को मिलेगी, शायद मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी। ठीक है भाई। पत्रिका, मेंडल ने अनुवांशिकी के प्रयोगों के दौरान किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इसका किया था। 8 से 10 साल इस बंदे ने इसके ऊपर लगाए, मेंडल के मटर के ऊपर, मेंडल ने मटर पौधे के ऊपर लगाए, एक्सपेरिमेंट किए, उनका निष्कर्ष इस पत्रिका में लिखा। अब पूछो, क्या इसका पत्रिका छपी? क्या इसकी पत्रिका का प्रचार हुआ? एक और स्यापा आ गया। कार्ल कोरेंस का झटका तो लगा ही था। जब इसने पत्रिका छापी, इस टाइम बायोलॉजी का सबसे धुरंधर वैज्ञानिक था चार्ल्स डार्विन। कौन था? बहुत अमीर था, ये बहुत रिच था। तो उस समय
डार्विन की चर्चा चल रही थी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्या चल रही थी बेटा? उपार्जित लक्षणों की वंशागति के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और उसकी पत्रिका इतनी चर्चा में थी कि भाई साहब की पत्रिका दब गई, किसी ने खरीदी नहीं। सुनिए बात ध्यान से, नहीं खरीदी, अब और डिप्रेशन में चला गया। जाते 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 मात्रा बढ़ने लगी, धीरे 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 डिप्रेशन करते 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 क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इनकी मृत्यु जो थी वो गुर्दे की रोग से हुई थी। एक्चुअली में इनकी मृत्यु हुई थी डिप्रेशन की वजह से, ये डिप्रेस्ड हो गए थे बहुत ज्यादा। कन्फर्म हो गया बेटा। अब अपने इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, क्या दिखा था इसे। नए पेज पे उतार लिया सभी ने, आप ये सभी ने उतार दिया। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं नेक्स्ट पेज के ऊपर, देखो ध्यान से। अब आता है मटर पादप चयन के कारण। मुझे एक बात बता दो, कहीं बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर हुए हो तो आपका इंजन कर देंगे, अगर इंजन करवा लिया तो फिर बोर कर देंगे, लेकिन बोर होना नहीं है। पादप चयन के कारण मस्ती से पढ़ा करो, एंजॉयमेंट लेके पढ़ा करो, दिमाग स्वस्थ होगा तो अच्छी चीजें अच्छी जरा समझ में आएंगी। चयन का कारण क्या था बेटा, सुनो ध्यान से। नंबर 1, मटर के पादप का चयन क्या कारण था? मटर का पादप कैसा होता है? मटर पादप कैसा है बेटा? सबसे पहले ये एक द्विलिंगी पादप है। कैसा पादप है बेटा? द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। ये एक बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या होता है? नर व मादा दोनों भाग इसमें पाए जा रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलता हूं दूसरी बात पे। अगला, पादप आकार छोटा, आकार छोटा होता है। कितना छोटा होता है ये? 1.5 से 2 फीट का, हद मार के 2 फीट का। 1.5 फीट तो ज्यादा बता दिया मैंने आपको, मैंने होता ही नहीं है 1.5 फीट का। तो इसका मतलब ये एक प्रकार की शाख है, एक प्रकार शाख और झाड़ी का मध्यवर्ती है। तो अपने कह सकते हैं 1 या 1.5 फीट का, 1 या 1.5 फीट का इसका साइज होता है। पादप आकार छोटा। यदि पादप का आकार छोटा है तो इसका अवलोकन आसान हो जाता है मेरे हिसाब से। अब किक्कर को ऐसे देखो कि भाई से कौन सी सुंडी लगी हुई है, लेकिन इसके ऊपर इसको आराम से देख सकते हो भी हाँ इसमें ये दिक्कत है, हाँ इसमें ये दिक्कत। इसका मतलब होता है अवलोकन करना आसान। ठीक है, तो इसका अवलोकन करना क्या हो जाता है बेटा? आसान हो जाता है। नंबर 1 पहला काम तो ये आ गया। इसका कद छोटा होता है पादप का। अच्छा, पादप आयु, पादप की जो आयु होती है, जीवन काल जो होता है इसका बेटा, इसका जो जीवन काल है वो कितना होता है? छोटा, स्मॉल होता है। कितना छोटा? 3 महीने का। कितना बेटा? 3 मंथ का। 1 साल में, 1 वर्ष में कितनी पीढ़ियां प्राप्त कर सकते हो? 4 पीढ़ियां प्राप्त कर सकते हो बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रही बात? जीवन काल छोटा है, 3 महीने का है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 1 वर्ष में 4 पीढ़ियां आप इसकी प्राप्त कर सकते हो। एनी डाउट? समझ आया? अब सुनो ध्यान से। अगला, इसमें प्राकृतिक रूप से, क्या बोलेंगे बेटा? प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है? स्वपरागण पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों? स्वपरागण उपस्थित होता है, परंतु पर परागण भी संभव हो सकता है। पर परागण भी संभव होता है। ये लो मित्रों, पर परागण भी संभव होता है। अच्छा, एक बात और बताओ, एक और लक्षण बताओ, अपनी सोच के मुताबिक बताओ भी क्या होना चाहिए। क्या इनके पौधों को लगाने के लिए हमें बड़े खेत की आवश्यकता है? आप इसको बेडरूम के अंदर गमला लगा सकते हो, छत पे लगा सकते हो, ड्राइंग रूम में लगा सकते हो, जहां खाली जगह पड़ी है 4 गमले लगाओ, टेक दो। तो क्या बोलेंगे? कम स्थान घेरता है। क्या लिखेंगे बेटा? कम स्थान घेरता है। कम स्थान घेरता है। और कोई चीज याद आ रही हो तो सुनो, लिखो। अंतिम पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट। हाँ, किसी को याद आ रहा है आप में से? क्या बेटा? बीज
ज्यादा बड़े ज्यादा बनते हैं, सभी में बनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है ये, ठीक है ना। अब तुम बोलो सर मैं डेली जाके आता हूं, मंदिर की बात कर रहा हूं, कहीं और नहीं सोचना, सारे जाते हैं, नई बात क्या है इसके अंदर? तुमने तो वो बात कर दी, एक लड़का अपने बाप को बोलता कि डैडी मैं बाहर जाना है, क्या बेटा क्या बात, सुबह गए नहीं? तो देखो इधर ध्यान से, कम स्थान घेरता है। अब क्या लिखेंगे? मटर पादप के, देखो बेटा मटर पादप के गुणात्मक लक्षणों का, देखो गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन संभव है। क्या संभव है बेटा? मात्रात्मक अध्ययन संभव है, अध्ययन संभव है। इसका मतलब समझो, गुणात्मक, 4 पौधों के अंदर 10 फलियां, गुण, मात्रा लिख दिया 10 फलियां, गुणों को बोल के मात्रा में लिख देना, गुणों को बोल के मात्रा में लिख देना, ये इसमें संभव था। ये समस्त कारण थे जिस कारण मेंडल भाई साहब ने मटर पौधे का चयन किया, ये कारण थे बेटा इसके। ठीक है बेटा, लेग्यूम पादप का है, फलीदार पादप है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जहां भी लगाओगे भूमि में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा कम डालनी पड़ेगी, उपजाऊपन ज्यादा आएगा। क्या आएगा बेटा? उपजाऊपन इसके अंदर क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। मटर के पौधे की जड़ के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम। कौन सा पाया जाता है? राइजोबियम। क्या करता है वो? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है या नहीं करता? कन्फर्म हुआ। ये समस्त गुण किसके थे? मेंडल ने मटर पादप के चयन के कारण सोचे थे। अंतिम लाइन क्या लिखोगे? मेंडल ने मटर पादप पर 7 जोड़ी लक्षणों की, 7 जोड़ी यानी कि 14 लक्षणों की विभेदात्मक अध्ययन किया था, विभेदात्मक अध्ययन किया था। समझ लेना बस, याद है कि 7 जोड़ी हैं, 7 जोड़ी हैं और 14 गुण हैं। क्या है बेटा? 14 गुण देंगे इसने। एक चीज के हमेशा 2 गुण होते हैं। मैंने बोला लंबाई, एक लंबा एक बौना, बात समझ आई? एक लंबा एक बौना हो गया। मैं बोलूं रंग, लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। तो प्रत्येक एक गुण के 2, तो बोलते हैं ना कि एक बात के 2 मतलब निकलते हैं। निकालने को चाहे 4 निकाल लो, आप, आपकी मर्जी है, बेले बैठे निकालना ही निकालना सारे कपड़े, तो कुछ मर्जी मतलब निकालो। तो मेंडल ने मटर पादप के ऊपर 7 जोड़ी यानी कि 14 लक्षणों की वंशागति के विभेदात्मक लक्षणों का क्या किया था? अध्ययन किया था। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहा हूं बेटा मैं। मेंडलवाद के बारे में मटर ने बताया था, एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक लिखवा रहा हूं, अंतिम टॉपिक। जब इसकी खोज विवेचना में नहीं आई, जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, किसी को नहीं पता था कितने प्रयोग दिए, कितने नियम दिए। मर गया, दस्तावेज उसकी लैब में पड़े रहे। 16 साल के बाद में मेरे राम और क्या बोलते हैं, कर्ण अर्जुन आएंगे यहाँ पे। कर्ण अर्जुन और एक तीसरा एक और आ गया, 3 बंदे आए यहाँ पे। तो चलता हूं बेटा मेंडलवाद। मेंडलवाद अपन बोल सकते हैं नव मेंडलवाद, नव मेंडलवाद, नव मेंडलवाद कह सकता हूं, या मैं कह सकता हूं, क्या बोलूंगा मैं? मेंडल के नियमों का पुनरुत्पादन। हेडिंग डालो, मेंडल के नियमों का पुनरुत्पादन कितने वैज्ञानिकों ने किया? 3 वैज्ञानिकों ने किया था। कब किया था? 1900 के अंदर। कब किया था बेटा? 1900 के अंदर, यानी कि 16 वर्ष बाद। 16 वर्ष बाद। किसके बाद? मेंडल के 16 वर्ष बाद तीनों आए। पहले का नाम क्या था? पहले का नाम क्या था? कार्ल कॉरेंस। यार अब क्यों मिट रहा है ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसका। कार्ल कॉरेंस पहला। दूसरा
ह्यूगो डी व्रीज, तीसरा एरिक वॉन शेरमार्क, एरिक वॉन शेरमार्क। 3 आ गए भाई, लग गया पता? लो, कार्ल कॉरेंस। अरे यार एक ध्यान रखना, मैंने तुम्हें कार्ल कॉरेंस के बारे में बोला था ना कि ये ऑस्ट्रिया का था। नहीं, ये ऑस्ट्रिया का नहीं था, ये जर्मनी का था, सॉरी। ये हाँ ऑस्ट्रिया का वो था, ये हॉलैंड, हाँ वो था, एरिक वॉन शेरमार्क था ऑस्ट्रिया का। ठीक है, तो अपने कार्ल कॉरेंस के बारे में कहाँ के लिखेंगे? कहाँ का निवासी था बेटा ये? जर्मनी निवासी, जर्मन का निवासी था कार्ल कॉरेंस। ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड, हॉलैंड निवासी। ये भाई साहब पड़ोसी ऑस्ट्रिया का। कंफर्म? समझ आई चीजें सारी? अब चलते हैं आगे। कार्ल कॉरेंस ने अपने जो प्रयोग किए थे वो कौन से पादप के ऊपर किए थे? कार्ल कॉरेंस ने मेंडल के नियमों का पुनरुत्पादन करने के लिए क्या मटर पौधे को चुना था? नहीं। अरे मटर पौधे के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, वो तो सफल हो गए सारे के सारे। उसका प्रमाण देने के लिए इन्होंने अलग अलग पौधों के ऊपर प्रयोग किए, फिर देखे क्या मटर से मिलते हैं? वाकई मटर से मिलते हैं। सुनेंगे बात ध्यान से? तो देखो ध्यान से, कार्ल कॉरेंस जर्मनी के थे, इन्होंने किया था मिराबिलस जलाप्पा, मिराबिलस जलाप्पा पादप, ये प्लांट है बेटा। इस पौधे का दूसरा नाम, इसको 4 o'clock पादप भी कहा जाता है, 4 o'clock प्लांट भी इसे कहा जाता है। अलग अलग नाम दे रखे हैं मिराबिलस जलाप्पा के ऊपर। ठीक है बेटा। हॉलैंड निवासी ह्यूगो डी व्रीज ने अपने प्रयोग किए थे इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर, इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर इस बंदे ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, ह्यूगो डी व्रीज ने। और एरिक वॉन शेरमार्क ने समस्त पुष्पीय पादपों पर, समस्त पुष्पीय पादपों पर, पुष्पीय पादपों के ऊपर अपने प्रयोग किए थे। 3 वैज्ञानिक हैं, रिपीट में आएगा। रिपीट में क्या आएगा? मेंडल के नियमों का पुनरुत्पादन किन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया? हम क्या बोलेंगे? नंबर 1 पे बोलेंगे कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस ने अपने समस्त प्रयोग किसके ऊपर किए थे? मिराबिलस जलाप्पा नामक पादप के ऊपर। सुनेंगे बात ध्यान से। सेकंड आया ह्यूगो डी व्रीज, हॉलैंड निवासी है, इवनिंग प्रिमरोज है और उत्परिवर्तन के खोज करता है। ये किसके खोज करता है बेटा? अरे बोलो, उत्परिवर्तन के खोज करता है ये, भूल मत जाना। और तीसरा एरिक वॉन शेरमार्क। एरिक वॉन शेरमार्क जो था वो ऑस्ट्रिया के संबंधित था बेटा, ऑस्ट्रिया से था, और इसने समस्त पुष्पीय पादपों के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। कोई डाउट किसी बच्चे को? एक और लिखना, ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। इसकी एक पत्रिका थी, ये प्रश्न आया हुआ है, इसका नाम था फ्लोरा। फ्लोरा, सरदारों में होता तो ये नाम लिखा बलौरा। ठीक है, तो ये फ्लोरा पत्रिका का प्रकाशन फ्लोरा में किया ह्यूगो डी व्रीज ने। ओके, अब कार्ल कॉरेंस के बहुचर्चित क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको मैं, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंस लिखवा रहा हूं। कार्ल कॉरेंस किसके जनक माने जाते हैं? अपूर्ण प्रभाविता के। अपूर्ण प्रभाविता, ये भी आगे आएगी, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अपूर्ण प्रभाविता का जनक किसे कहा जाता है? अरे बोलो, कार्ल कॉरेंस को कहा जाता है। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसमें हुई थी? मिराबिलस जलाप्पा में हुई थी। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बोर्ड की पुस्तक में उदाहरण क्या दिया हुआ है? कुत्ता पुष्प। दूसरा नाम स्नैप ड्रैगन, लिख लो।
अपूर्ण प्रभाविता, अपन क्या बोलेंगे इसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये वास्तव में इसका प्रयोग किसने किया था, कार्ल कोरेंस ने। कौन से पादप में किया था, मिराबिलिस जलाप्पा में, मिराबिलिस जलाप्पा नामक पादप में किया था। लेकिन एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर, पुस्तक के अंदर आपके जो उदाहरण दिए हुए हैं वो निम्न हैं। डॉग फ्लावर, कुत्ता पुष्प, वैज्ञानिक नाम एंटीराइनम मेजस, एंटीराइनम मेजस कहते हैं इसे। तीसरा नाम, इसका नाम है स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बेटा, स्नैपड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। तो 12वीं की पुस्तक जीव विज्ञान के अंदर एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर उसने 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर ये चौथा एग्जाम्पल भी आ जाए तो समझ लेना चारों के अंदर ये तो एक ही पौधा है। डॉग फ्लावर का दूसरा नाम एंटीराइनम मेजस, इसका तीसरा नाम स्नैपड्रैगन, ये पौधा अलग है। बात समझ में आ गई। तो इन दोनों पौधों के अंदर किसकी खोज हुई थी, अपूर्ण प्रभाविता की। किसने की थी, किसने की थी, कार्ल कोरेंस के द्वारा ये खोज हुई थी। सुनिए बात ध्यान से। उम्मीद करता हूं यहां तक जो टॉपिक है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पढ़ाया गया ये टॉपिक आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपके जो जितने भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसको क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। मिलता हूं कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद।